नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज हमारे दादाजी की चौपाल से एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है धुआं धुआं सा। पिंकी अपने भाई बहनों में सबसे छोटी है और 8वीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी बड़ी बहन रिंकी 12वीं कक्षा में पढ़ती है। उसका छोटा भाई रौनक 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा है। तीनों ही शहर के एक ऊंचे दर्जे के स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। पिंकी के पिता प्रवीण एक सरकारी मुलाजिम हैं और माँ रेखा अपने घर परिवार को संभालने में सदा व्यस्त रहती है। प्रवीण जी सुबह उठकर दौड़ भाग करके अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। यह पीडब्ल्यूडी में एक यूडीसी के पद पर नौकरी करते हैं। यद्यपि यूडीसी को ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है, फिर भी प्रवीण को जो तनख्वाह मिलती है उस पर उनके परिवार का खर्चा बड़ी ही खींचतान के बीच चलने के बजाय खुशहाली से चल जाता है। प्रवीण जी का पॉकेट हमेशा ही नोटों से भरा रहता है, जो पत्नी रेखा को अच्छी तरह से मालूम है, और वह अपने बच्चों को गलत रास्ते से बचाने हेतु हमेशा अपने पति के पॉकेट को टटोलकर सारे पैसे निकाल कर अपने पास रख लेती है। परंतु समय के साथ साथ जब बच्चे लोग बड़े होते जा रहे हैं, तब तब बच्चों के ऊपर से माँ रेखा का कंट्रोल कम होता जा रहा है, क्योंकि समय के साथ साथ ज़माना भी बदल रहा है। पहले की तरह अब बच्चों पर ज़्यादा कंट्रोल या प्रतिबंध का समय भी नहीं रहा, जो रेखा खूब समझती है। ऐसे में उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि बच्चों के हाथ में पैसा ना जाए। जो भी ज़रूरत है रेखा खुद ही देगी, परंतु बेटा रौनक बहुत चालाक हो गया है। ऐसे में उसे मौका मिलते ही अपने पिताजी के पॉकेट से पैसा निकाल लेता है और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खर्च करता है, जो उसकी माँ रेखा के लिए बहुत ही चिंता का विषय बनता जा रहा है। माँ रेखा एक तरफ जहाँ अपने पति प्रवीण के पॉकेट भरे रहने के कारण खुश है, वहीं दिन ब दिन उसकी चिंता बढ़ती जा रही है। रेखा खुद हिसाब लगाती है कि अब तीनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई तथा घर चलाने में लगभग 1 लाख रुपया खर्च हो जाता है, जो स्वाभाविक रूप से आश्चर्य का विषय है। इस बाबत कभी कभी अपने पति प्रवीण से बात करती है। देखिए जी, मुझे तो बड़े दिनों से अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर मेरा मन बहुत ही घबराता है। मेरा मानना है कि आजकल रौनक भी आपके पॉकेट से पैसा निकाल लेता है और उटपटांग खर्च करता है। जवाब में प्रवीण कहने लगा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अब देखो ज़माना बहुत बदल गया है। तुम खुद हिसाब लगाओ कि हमारे ज़माने और अब के समय में कितना फ़र्क है। अब बच्चों को लैपटॉप चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, घर में वाईफाई चाहिए, तो मोबाइल फ़ोन पर डाटा इंटरनेट चाहिए। साथ में बच्चे लोग उच्च कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में दिन ब दिन घर के खर्च में कितना इजाफा हो रहा है। ऐसे में हमारी तनख्वाह में पूरा कैसे पड़ सकता है। हमें कुछ ना कुछ दान दक्षिणा लेनी पड़ती है। जो पॉकेट में रहते हैं उसे तुम समय से निकाल लिया करो, पर कुछ ना कुछ बहाने रौनक पैसा मांगेगा तो तुम उसे मना भी तो नहीं कर सकती ना। हाँ, सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि पता नहीं उसकी संगत कैसी है। अगर उसकी संगत ठीक है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। प्रवीण मन ही मन सोचने लगा, अब मुझे तनख्वाह ही क्या मिलती है। यह तो शुक्र है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। अगर सरकारी नौकरी या पीडब्ल्यूडी की नौकरी के बजाय किसी और डिपार्टमेंट में होता तो आज मैं अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूल में पढ़ा नहीं पाता। यह फ्लैट, इसकी किस्त और अपनी गाड़ी की किस्त के साथ बाइक और स्कूटी के खर्च, यह सब
कोई ऑफिसर भी संभाल नहीं पाते। रेखा शंका जताते हुए कहती है, यह बात तो ठीक है, पर ऐसे पैसे से बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं। हालांकि आजकल हमारे जैसे परिवार को मेंटेन करने के लिए बहुत से पैसों की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें कोई और साधन का बंदोबस्त करना सही है, ना कि इस तरह की उटपटांग तरीके से। आज आप महीने में लाखों रुपया ऊपरी इनकम करते हैं, जिस पर हमारा परिवार चल रहा है। इस तरह की ऊपरी इनकम को अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता। जवाब में प्रवीण कहता है, तुम ठीक कह रही हो, परंतु यह बताओ कि क्या इस संसार में केवल मैं ही अकेला ऐसा काम कर रहा हूँ? तुम देखती नहीं, रोज ही अखबार में खबर आती है, और मैं जिस जगह पर बैठा हूँ वहाँ तो दिन भर यही सारा काम होता रहता है। मैं तो केवल एक अंश मात्र हूँ। शंका जाहिर करते हुए पत्नी रेखा कहती है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि मुझे बहुत डर सा लग रहा है। कभी ऐसा ना हो कि आपका भी नाम अखबार में छप जाए। ऐसे में प्रवीण कहने लगा, अरे तुम ऐसा मत कहो, कुछ नहीं होगा, तुम तो खामखा परेशान हो रही हो। रेखा का फ्लैट बहुत बड़ा है, 3 बेडरूम और हॉल, किचन और एक ड्राइंग रूम भी है। एक कमरे में रौनक, दूसरे में रिंकी और पिंकी, तो तीसरे में रेखा और प्रवीण सोते हैं। बच्चे लोग किसी भी तरह से सुबह उठकर तैयार होकर अपने स्कूल को चले जाते हैं। ऐसे में सारे घर को व्यवस्थित करने का जिम्मा रेखा के ऊपर ही है, जो सभी के बिस्तर वगैरह उठाकर व्यवस्थित तरीके से रखती है। ऐसे में जब भी बेटे रौनक के कमरे में जाती है तो उसे कुछ अजीब किस्म की बदबू महसूस होती है। ऐसे में कई दिनों से उसके मन में संदेह घर कर रखा है, कहीं रौनक किसी तरह का नशा तो नहीं करता। कभी कभी रेखा अपने पति के मुंह से भी ऐसी ही महक का अनुभव करती है, जो स्पष्ट रूप से पता है कि वह भी कभी कभी सिगरेट पीता है तो कभी कभी शराब भी पी लेता है। प्रवीण का कहना है कि देखो रेखा, इस विषय पर ज़्यादा चिंता मत किया करो। ऑफिस में बहुत तरह के लोग आते हैं, ऐसे में 2-4 बार चाय और सिगरेट तो आम बात है। ऊपर से मैं जिस कुर्सी पर बैठता हूँ, कभी कभी लोग मुझे अपने घर में भी बुला लेते हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत पी लेता हूँ। असल में यह लोग मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके काम बनने में मैं किसी तरह की रुकावट खड़ी ना करूँ। बस इतना ही समझो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रेखा मन ही मन सोचती है, यह जब भी इस तरह घर में आते हैं, ज़्यादा कुछ कहे बगैर केवल इतना ही कहते हैं, रेखा तुम लोग खाना खा लो। मुझे किसी ने बुला लिया था, वहाँ पर खिला पिला दिया, अब क्या खाना है, अब तो आराम कर लेता हूँ, तुम लोग भी खाना खाकर सो जाओ। परंतु अपने बेटे रौनक को लेकर रेखा को बहुत ही चिंता होती है। ऐसे में वह अपनी छोटी बेटी पिंकी को अपनी शंका जाहिर करते हुए कहती है, पिंकी तू कभी कभी ख्याल रखना कि भैया ऐसा तो नहीं कि सिगरेट पीने लगा है। जवाब में पिंकी कहती है, पीता है ना, मैंने कई मर्तबा देखा है। रौनक भैया और उनके साथ पढ़ने वाले लड़के, यहाँ तक कि उनके साथ पढ़ने वाली लड़कियाँ भी एक साथ बैठकर सिगरेट पीती हैं। ऐसे में उद्वेग भरे लहजे में रेखा कहती है, तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? जवाब में थोड़ा डरी डरी सी लहजे में पिंकी कहती है, असल में भैया ने मुझे मना कर दिया, कहता है पिंकी घर में मत बताना, माँ को पता चलेगा तो बवाल हो जाएगा, तू समझ ले कि कुछ देखा ही नहीं है। बेटी पिंकी को कुछ कहे बगैर रेखा चुपचाप रही और सोचने लगी, मेरी शंका सही रही।
पर इस कच्ची उम्र में ही रौनक को सिगरेट पीने की लत पड़ गई है। कल को शराब की लत पड़ जाएगी, उसका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। पिंकी के कच्चे मन में रौनक के सिगरेट पीने को लेकर नई तरह की उत्सुकता जाग उठी और मन ही मन सोचने लगी, सिगरेट तो पापा जी भी पीते हैं, पर भैया को सिगरेट पीने से माँ इतनी परेशान क्यों हो रही है। पिंकी अपनी माँ से पूछने लगी, माँ, भैया के सिगरेट पीने से मुश्किल क्या है? सिगरेट तो पापा जी भी पीते हैं ना, पर भैया के पीने से तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जवाब में रेखा कहती है, हाँ बेटा, यही तो मुश्किल है। हालांकि तुम्हारे पापा जी सिगरेट पीते हैं, वह भी गलत है, पर उनकी उम्र तो देखो। मैंने उनके सिगरेट छुड़ाने को कैसे कैसे जतन किए हैं, पर छोड़ते ही नहीं। हाँ, कम जरूर किए हैं। घर में पीना बंद हो गया है तो ऑफिस में बैठकर पी लेते हैं, पर यह सेहत के लिए सही नहीं होता। अभी रौनक की उम्र ही क्या है, अगर वह इस उम्र में पीना शुरू कर दिया तो कल को उसका क्या हाल होगा। उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे, उसे कैंसर तक हो सकता है। देखते नहीं, टीवी पर हर रोज सरकार की तरफ से दिखाया जाता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, अतः सिगरेट, बीड़ी तथा तंबाकू के सेवन से बचें। पर लोग मानते कहाँ हैं? जो अनपढ़ हैं उनकी बात तो मानो कुछ और है, परंतु जो पढ़े लिखे हैं उनका क्या कहना। इतने में पिंकी कहने लगी, माँ, मैं तो देखती हूँ कि स्कूल में बहुत से लड़के लड़कियाँ मज़े से सिगरेट पीते हुए मुंह से और नाक से धुआं छोड़ते हैं। तुम लोग जब स्कूल में पढ़ती थी तो तुमने भी पी है क्या? जवाब में माँ रेखा कहती है, बेटा, हमारे समय में लड़कियाँ इतनी एडवांस नहीं थी। हाँ, शहर में जो लोग रहते थे शायद वह लोग पीते होंगे, परंतु हम लोग तो गांव में रहते थे ना। हम लोग इतना एडवांस नहीं थे कि सिगरेट वगैरह पी सके। हमारे ऊपर शासन के साथ साथ हमें समझदारी भी थी कि ऐसी नशे की चीज़ें किसी के लिए सही नहीं हैं। हालांकि गरीबी के चलते हमारे घर में बीड़ी बनाने का काम होता था। घर में हमारे माता पिता के साथ साथ मैं भी उनके काम में सहयोग करते हुए पैसे कमाने के लिए बीड़ी बनाने का काम करती थी, परंतु मैंने कभी बीड़ी नहीं पी। यहाँ तक कि मेरे माता पिता में से कोई भी नहीं पीते थे। हालांकि मेरे दादाजी थे, वह बीड़ी पिया करते थे, परंतु हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। पर आजकल शहर में पढ़े लिखे घर में लड़कियां इतनी एडवांस हो गई हैं कि ये लोग सिगरेट पीते हैं। रेखा एक बार फिर से अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए भावुक हो जाती है। बीड़ी बनाने के लिए उसमें भी तंबाकू का प्रयोग होता है। जब जब रेखा बड़ी होती गई, देखा उसके घर में सभी लोग मिलकर बीड़ी बनाते हैं। दादा दादी, मम्मी पापा सभी मिलकर इस काम में लगे रहते हैं। महाजन से पत्ता और तंबाकू लेकर आते हैं और उनमें जितनी भी बीड़ी बनती है महाजन को देकर आते हैं। बदले में जो पैसा मजदूरी के रूप में मिलता है उसी से घर का खर्चा चलता है। घर में कोई खेती बाड़ी नहीं है। एक छोटी सी जगह और छोटे छोटे 2-3 कोठरी के कच्चे मकान, कहीं जो मिट्टी और बांस के बने हुए हैं, उसी में ही गुजारा करने को मजबूर हैं। गांव के अधिकतर लोग इस बीड़ी बनाने के काम में, तो कोई अगरबत्ती बनाने के काम से जुड़े हुए हैं, तो बहुत से लोग कपड़े का सूट बनाने के काम में अपना गुजारा करते हैं। रामेश्वर जी के 4 बेटे हैं, जिनमें से 3 बेटे रोजगार की तलाश में शहर को चले गए और वहीं बस गए, और छोटा बेटा चिरंजी लाल अपने माता पिता के साथ रह गया। वह अपने माता पिता के साथ रहकर अपने माता पिता के काम में हाथ बटाते हुए खुद भी बीड़ी बनाने के काम में जुट जाता है। पिता रामेश्वर जी कई मर्तबा
बेटा चिरंजी लाल को समझाते हुए कहते हैं, बेटा तू भी अपने बड़े भाइयों की तरह शहर में चला जा, यहाँ गांव में रखा ही क्या है। तुम सभी लोग हमारे साथ गांव में रहकर परेशानी उठाओगे, इससे अच्छा है कि शहर में जाकर कोई अच्छा सा काम धंधा करके अपने जीवन को अच्छी तरह से निर्वाहन करो। परंतु चिरंजी लाल का कहना है कि मुझे अच्छे रहन सहन वाले जीवन से यही अच्छा है कि मैं आपके साथ रहकर आप लोगों के काम में हाथ बटाते हुए आपकी देखभाल में अपना जीवन बिता दूं। जवाब में रामेश्वर जी कहते हैं, बेटा हम लोग कब तक रहेंगे, उसके बाद क्या होगा। जवाब में चिरंजी लाल कहता है, कोई बात नहीं बाबूजी, जब तक आप लोग रहेंगे मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा, बाद की बाद में देख लेंगे। समय बीतता गया। चिरंजी लाल बीड़ी बनाने के काम में महारत हासिल कर लेता है और पुश्तैनी काम को जारी रखता है। फर्क केवल इतना है कि समय के साथ साथ चिरंजी लाल निजी व्यवसाय खड़ा कर लेता है। वही गांव में रह गया और उनके घर में बने बीड़ी गांव तथा शहर के चारों ओर बिकने लगी। समय बीतता गया। रेखा अपने बच्चे पर और भी सख्ती से पेश आने का विचार करने लगी तथा ऐसी ऐसी तरकीब अपनाने की कोशिश करती है ताकि रौनक अपने रास्ते से भटक ना जाए। कभी डांट फटकार भी लगाती है तो कभी प्यार से समझाने की कोशिश करती है ताकि रौनक न केवल अपने गलत क्रियाकलाप से अपने आप को सुधारे बल्कि सुधार के साथ ही अपने से ही सही रास्ते पर चलने की कोशिश भी करे। ऐसे में एक बार रेखा अपने पति प्रवीण से चर्चा करते हुए कहती है, मेरे मन में एक विचार आ रहा है, क्यों ना हम लोग 10वीं के बाद रौनक के स्कूल को बदली करके कोई दूसरे स्कूल में भर्ती कर दे, तो शायद वहाँ पर रौनक की संगत छूट जाने पर उसके कार्यकलाप में कुछ बदलाव हो जाएगा। ऐसे में बड़ी देर तक सोचते हुए प्रवीण कहने लगा, अगर हमने उसके स्कूल को बदली करके उसे दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया तो वहाँ पर भी कोई भरोसा नहीं है कि रौनक सुधर जाएगा, क्योंकि एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो कि आजकल वह दिन नहीं रहे जैसे कि हमारे समय में अगर हम लोग स्कूल में या स्कूल के बाहर कोई गलती किए तो मास्टर जी हमें बहुत डांट फटकार लगाते थे, मारते पीटते थे, बहुत शासन करते थे। परंतु आजकल वह ज़माना नहीं रहा। आज के समय में स्टूडेंट पढ़ाई करे और ना करें, कक्षा के बाहर या स्कूल में कुछ भी करें, टीचर लोग उसे शासन करने से डरते हैं, क्योंकि पेरेंट्स लोग खुद ऐसे टीचर्स के विरोध में हंगामा खड़ा करते हैं, उल्टा टीचर्स को ही पीटते हैं, यहाँ तक कि उन टीचर्स को अदालत तक में भी घसीट कर ले जाते हैं। ऐसे में उनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि वे उन्हें कुछ कहें। हमारा समय कुछ और था। हमारे माता पिता खुद ही टीचर को कहते थे कि हमने अपने बच्चे को आपके हवाले किया है, इसे सही रूप से तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी है, चाहे मारो पीटो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। और सच में जो स्टूडेंट बदमाशी करते थे या बीड़ी सिगरेट पीते थे या नकल करते थे, उन्हें टीचर्स लोग खूब मारते थे। उस समय बैत हुआ करता था, छोटी से छोटी गलती पर हमें बैत से मारते थे, तभी तो हम लोगों को अनुशासित होने की प्रेरणा मिलती थी। उस समय गांव तथा शहर के बच्चे लोग अनुशासित होते थे, परंतु आज के समय में अगर टीचर्स किसी स्टूडेंट को कुछ कहेंगे तो उल्टा यह लोग मिलकर टीचर्स को ही पीटते हैं। ऐसी बहुत सी खबरें देखने को मिलती है। ऐसे में टीचर्स को क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमारे बच्चे को कुछ कहें। इन बातों को गहराई से सोच कर देखो तो स्कूल बदलने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें अपने घर में ही बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना होगा। अगर
हम खुद उन्हें अनुशासित नहीं कर पाएंगे तो उसका जीवन बर्बाद होने से हम नहीं रोक पाएंगे। हमें कुछ ऐसे विकल्प की तलाश करनी होगी ताकि रौनक को बिगड़ने से बचाया जा सके। देखते देखते रौनक 10वीं पास कर गया, 11वीं भी पास कर गया। अब रौनक 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है। दिन ब दिन सख्ती के कारण रौनक के व्यवहार में कुछ बदलाव देखा जा रहा है, जिस कारण रेखा तथा प्रवीण को भी मन में थोड़ी तसल्ली होने लगी। परंतु जब किसी सहपाठी तथा दोस्त का जन्मदिन वगैरह मनाते हैं तो रौनक को भी निमंत्रण करते तो स्वाभाविक है कि अपनी माँ से अनुमति लेकर रौनक भी उनके जन्मदिन मनाने जाता है। कोई कोई तो बड़े ही आडंबर के रूप में अपना जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे में उन जन्मदिन की पार्टी में कई तरह के काम भी होते हैं जो बच्चों के लिए न केवल मनोरंजन के विषय होते हैं, आनंददायक तथा सुखदायक भी होते हैं। वैसे ही एक रोज़ रौनक अपनी माँ से इजाज़त लेकर अपने दोस्त मनीष के जन्मदिन की पार्टी में गया। मनीष बहुत अमीर घर का लड़का है, अतः उसने अपने घर के बजाय एक बड़े से रेस्टोरेंट में जन्मदिन की पार्टी मनाने का बंदोबस्त किया। वहाँ पर सभी क्लासमेट लड़के लड़कियाँ जमा हो गए। रात भर वहाँ पर जमकर नाच गाने के साथ डीजे बजने लगा। ऐसे में महफिल बहुत रंगमय हो गई। ऐसे में वहाँ पर शराब और शबाब के भी घोल मेल चलने लगे, क्योंकि ऐसी पार्टी में न केवल लड़के लड़कियाँ भी गई है। इधर रात बढ़ती गई। प्रवीण घर आ गया, पर बेटा रौनक अभी तक घर में नहीं पहुंचा, जिसे लेकर रेखा तथा प्रवीण दोनों ही चिंता में पड़ गए। रौनक के फ़ोन तो लगता है, पर फ़ोन में केवल रिंग जाती है, पर रौनक फ़ोन नहीं उठाता है। धीरे धीरे रात के 12 से 1 और 1 से 2 बज गए। प्रवीण और रेखा को शक होने लगा, पर किसे कहें। केवल प्रवीण और रेखा ही नहीं, बेटी रिंकी और पिंकी भी जगे हुए हैं और अपने भैया की प्रतीक्षा करने लगे। रात गुजरने लगी। सभी की नज़र कभी घड़ी की तरफ तो कभी बालकनी से बाहर झांककर नीचे सड़क की ओर देखते रहे। पूरे घर में तनाव का माहौल बनता चला गया। किसी भी तरह जागते हुए रात कट गई, पर रौनक अभी तक घर वापस नहीं आया। सुबह के अखबार वाले, दूध वाले सभी अपने समय से आ गए, पर रौनक नहीं आया। रेखा और पति प्रवीण आपस में चर्चा करते हैं, क्यों ना पुलिस को खबर करें और खोज खबर ले जाए, क्योंकि रौनक का फ़ोन तो अब स्विच बंद आ रहा है। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। इतने में रेखा के फ्लैट में रहने वाली शेफाली जी का फ़ोन आ जाता है। रेखा के फ़ोन उठाते ही शेफाली जी कहने लगी, अरे रेखा, तुमने आज का पेपर देखा? जवाब में रेखा कहने लगी, नहीं जी, अभी तक तो नहीं देखा, अब देखेंगे। ऐसे में शेफाली जी कहने लगी, जल्दी खोल कर देखो, तुम्हारे बेटे रौनक की फ़ोटो छपी है। ऐसे में रेखा फटाफट अखबार खोल कर देखा तो फ्रंट पेज पर बड़े आकार में खबर छपी है। रात को एक नामचीन होटल में छापा मारकर पुलिस ने 50 से भी अधिक लड़के लड़कियों को पकड़ा है। सभी नशे में झूम रहे थे। वहाँ पर सभी लड़के लड़कियाँ अवांछित आपत्तिजनक परिस्थितियों में पाए गए। सभी को उठाकर थाने में लाया गया है तथा उनके डॉक्टरी जांच की जा रही है, ताकि यह लोग किस प्रकार के नशे का सेवन करते हैं तथा कहाँ से लाए हैं। सभी लड़के लड़कियों के हुलिये से लगता है कि यह सभी अमीरजादे तथा कोई नामचीन प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे। जांच जारी है। उनके होश आने पर सभी के माता पिता को सूचित किया जाएगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी। रेखा मन ही मन सोचने लगी,
जिस बात का डर था आखिर में वही हो गया है। इससे तो अच्छा होता कि हम लोग इतने ऊंचे दर्जे की स्टेटस को मेंटेन करने से बचते और बच्चों को कोई छोटी मोटी स्कूल में पढ़ा लेते, तो कम से कम आज ऐसी विपत्ति तो ना आती। धन्यवाद।